तो ईरान को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा सीरियस है। ये बात एक नए हथियार को लेकर भी साबित होने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के लिए ईरान ने एक बहुत खतरनाक बम पुतिन को देने का वादा कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन के बहुत ही खतरनाक इरादों का पता चलेगा। पुतिन ने अपनी रॉकेट फोर्स से मिसाइल मांगी, पुतिन को मिसाइल मिली। पुतिन ने अपनी फौज से परमाणु बॉम्बर मांगा, पुतिन को बम वर्षक विमान मिल गया। पुतिन ने ड्रोन मांगा, ईरान ने फौरन मॉस्को भेज दिया अपना सबसे खतरनाक ड्रोन। अब पुतिन की डिमांड बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। यह पक्की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अब ठान लिया है कि यूक्रेन युद्ध को फरवरी में ही खत्म कर देना है। यानी फरवरी में ही पुतिन को अपनी जीत का पूरा यकीन है। पुतिन के इस भरोसे की वजह क्या है? पुतिन का कॉन्फिडेंस लेवल क्यों इतना हाई है? इसकी सबसे बड़ी वजह है पुतिन का सबसे बड़ा हथियार, जो जल्द रूस पहुंच सकता है। सवाल है कि ड्रोन के बाद क्या पुतिन ईरान से कुछ और खास लेने वाले हैं? क्या यह बात पुख्ता हो गई है कि अब ईरान की ही ताकत से यूक्रेन को फतह करेगा रूस? क्या है ईरान के सीक्रेट हथियार जिस पर पड़ चुकी है पुतिन की नजर? बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस महाविनाशक पर यूक्रेन से ज्यादा अब अमेरिका और इजराइल की नजर है। फतह 110 का हमला, ये है बहुत ही खतरनाक मिसाइल। फतह 110 ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को धमाके से ज़हनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रहा है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। सवाल है कि रूस अभी तक कौन कौन सी बड़ी मिसाइल इस युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है, क्योंकि रूस खुद एक मिसाइल पावर है और आखिर उसे ईरान से मिसाइल लेने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? रूस अभी तक कैलिब्र क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। रूस इस्कंदर मिसाइल भी फायर कर चुका है। पुतिन ने ऑनिक्स मिसाइल भी इस्तेमाल की है। पुतिन ने बैस्शन मिसाइल को भी फायर किया है। पुतिन ने बड़े बॉम्बर से KS-22 मिसाइल भी फायर की है। रूस तो अब MiG-31 फाइटर जेट से किंजल मिसाइल भी फायर कर रहा है। Стосується далі вже крилатих ракет, які були випущені дійсно 55. Тут включно з ракетами «Кінжал», які було 2 застосовано. Знаємо, що це за ракети, що ми не можемо, на жаль, їх збивати, виявляти своєчасно. Також і ракети керовані авіаційні ракети Х-59. 3 з них теж були, не долетіли до своїх цілей. Ну, фактично теж можна їх плюсувати до цих збитих. फतह 110 मिसाइल वाली बात जब से ज़ेलेंस्की को पता चली है, वो बहुत दहशत में है। उनकी एयर डिफेंस वाली डिमांड और पक्की हो गई है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस कर दिया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। ज़ेलेंस्की जो हाइमार्स वाला खेल पुतिन के साथ खेल रहे थे,
अचानक फतेह मिसाइल की एंट्री ने जेलेंस्की का वो वाला गेम ओवर कर दिया है। जेलेंस्की वाकई बहुत परेशान है। Сьогоднішній обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв, але це виправляється. Це відновлювальні роботи. Така форма терору не дасть Росії нічого, навіть зараз, коли ми маємо достатньої кількості систем ППО. फतेह 110 को लेकर जेलेंस्की का डर क्यों इतना ज्यादा है, इसकी बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात पुतिन को पसंद आ गई। फतेह 110 की दो और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में यूक्रेन को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च करना और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। लेकिन इससे भी बड़ा खौफ क्या है, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। जेलेंस्की को यह भी पता चल गया है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं ताकि वो जेलेंस्की को वो वाला सबक सिखाएं जो ईरान ने अमेरिका को सिखाया था। ऐसे में जेलेंस्की क्या करेंगे? एयर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। इसीलिए जेलेंस्की के ऑपरेशन भी बहुत गौर से समझिएगा। जेलेंस्की लगातार एटैकम्स मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। ये हाइमार्स जैसे लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक पूरा पश्चिम मीडिया बार बार इसे लेकर बड़े बड़े लेख छापता रहा है। एटैकम्स मिसाइल पर अमेरिका अभी तक बैकफुट पर है। वो टैंक तो दे रहा है, लेकिन उसे डर है कि ऐसे हथियार आक्रामक वाली श्रेणी में आते हैं और अगर जेलेंस्की को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे। ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका को मालूम है कि जेलेंस्की अभी तक पुतिन की क्रूज मिसाइल और ईरान से मिले शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं। अगर उन्हें फतेह 110 जैसी मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे कीव को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। Атака передувала їй атака дронів, дрони камікадзе. 24 із 24 було знищено, всі 100%. Бачите, що вже протиповітряна оборона не вперше показує такий результат, саме по знищенню БПЛА іранського виробництва. Новорічна ніч та 45 дронів, наступна ніч з 1 на 2 січня 39 дронів знищено. Ну, це говорить про те, що вже не мають вони такого успіху і не можуть, але продовжують їх використовувати. रूस इस वक्त यूक्रेन पर लगातार शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है। कीव पर ऐसे कई धमाके हुए हैं जिसका धमाका सबसे ज्यादा जेलेंस्की के बंकर में गूंज रहा है। ऐसे ही ड्रोन के हमलों से पुतिन यूक्रेन की बिजली ठप कर चुके हैं। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. यूक्रेन इस वक्त हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ईरान ऐसे युद्ध में रूस का नया पार्टनर बन चुका है और उसके ड्रोन के बाद उसकी मिसाइल पावर भी जेलेंस्की को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान के इन हथियारों को पूरी दुनिया में पहचान मिल गई है। अब बारी फतेह 110 मिसाइल की है जो पुतिन को गजब की पावर देगी। ईरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि जेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है। जेलेंस्की को अब नाटो से कई नए हथियार मिल रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम के जरिए भी पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन खेरसॉन के अलावा नाकाम साबित हुए।
रूस अब नाटो से मिलने वाले हथियारों को भी लगातार निशाना बना रहा है। हाइमार्स और M777 की तोप उसका सबसे बड़ा टारगेट है। वो उन्हें मिसाइल से भी तबाह कर रहा है और उस पर ड्रोन से भी अटैक कर रहा है। В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины. पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। हाइमार्स जैसा खतरनाक हथियार ईरान ने भी तैयार कर लिया है और इसकी फायर पावर तो हाइमार्स से भी ज्यादा बताई जा रही है। ईरान ने एक युद्धाभ्यास में अपने ड्रोन पावर के साथ कई और खतरनाक हथियार भी दिखाए। इसी में एक था फाद 360 मल्टी रॉकेट सिस्टम। ये है छोटी दूरी की मिसाइल दागने वाला ऐसा सिस्टम जिसका रॉकेट हाइमार्स की तरह ही सटीक निशाने पर वार करता है। इसकी मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से हमला करती है और फिर टारगेट पर पहुंचते पहुंचते आवाज की 4 गुना रफ्तार से टूट पड़ती है। ईरान के फाद 360 में 30 सेंटीमीटर रॉकेट लगाए जाते हैं। इसका 4 मीटर लंबा रॉकेट 150 किलो का वॉरहेड लेकर 75 किलोमीटर की दूरी तक वार करता है, जबकि अमेरिका के हाइमर्स में ऐसी कैटेगरी में जो रॉकेट लगता है वो 70 किलोमीटर की दूरी तक 90 किलो वॉरहेड के साथ फायर किया जा सकता है। ईरान के फाद 360 लॉन्चर्स के पास भी हाइमार्स की तरह कई ऑप्शन है। 2 रॉकेट वाला भी है, 4 रॉकेट वाला भी है और 6 रॉकेट वाला भी एक साथ फायर कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका का हाइमार्स रॉकेट सिस्टम लॉन्च करता है। ऐसे में जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को दिखा रहा है उसका जवाब ईरान भी दे रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और यूक्रेन में दोनों पर्दे के पीछे युद्ध में शामिल हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने 2 बात साबित कर दी है जिस पर पूरी दुनिया की सेनाओं की नजर है। वो ये है कि आर्टिलरी यानी तोप खाने के साथ लंबी दूरी वाले हथियारों का कोई जवाब नहीं है और साथ में ड्रोन पावर किसी भी टारगेट को खत्म करने का सबसे कारगर और आसान जरिया बन चुका है। ऐसे में ईरान के ड्रोन के बाद मिसाइल और फिर ईरान के नए वेपन सिस्टम भी पुतिन को काफी सस्ते में मिल सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है और इसकी कीमत भी रूस अपने हथियारों से चुकाएगा, क्योंकि रूस और ईरान की सुखोई 35 वाली डील को लेकर भी पहले ही खाड़ी देशों और इजरायल के अंदर दहशत का माहौल है।